ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अत्यंत सामयिक और हम सब के लिए बहुत अहम विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है बांग्लादेश। भारत आखिर क्या करे। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश सिर्फ हमारा पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि उसके हर घटनाक्रम का असर भारत पर पड़ता है। स्वाभाविक है, वो भारत के अंदर बैठा हुआ एक पड़ोसी देश है जिसकी सीमाएं भारत के कई प्रांतों से लगती हैं। बांग्लादेश के में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हाल में पिछले 5 अगस्त को जो वहाँ पर एक बड़ी घटनाएं घटी, कई दिनों से विद्यार्थियों का एजिटेशन चलने के बाद वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और वो जाकर के उसने भारत के एयरपोर्ट, दिल्ली के पास एक एयरपोर्ट पर जाके रही हैं। हालांकि अभी तक कोई भारत ने सरकारी तौर पर कोई शरण नहीं दी है उनको, लेकिन फिर भी अभी आज के दिन भारत में है। अभी उन्होंने चेष्टा की थी कई देशों में शरण लेने की, लेकिन उनको नहीं मिली। तो बांग्लादेश के जो घटनाक्रम है उनका सीधा असर भारत पर पड़ता है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, वैसे तो वो कई मामलों में हम पर निर्भर करता है। दवाई के मामले में, अनाज के मामले में कई चीज़ें हमसे मिलती हैं, उनको कपड़े तक भारत से जाते हैं, तब उनको उनकी जाके पूर्ति होती है। तो आज अगर भारत जिस ढंग से वहाँ हिंदुओं के खिलाफ, जो वहाँ पर लघु संख्यक हैं उनके खिलाफ जिस ढंग से वहाँ कार्रवाई की लोगों ने, इस्कॉन के जो मुख्य पुरोहित थे उनको गिरफ्तार किया और एक वहाँ पर हिंदुओं के प्रति घृणा और वहाँ पर जिस ढंग से दमन की राजनीति चली, उससे यहाँ हमारे देश में उसका एजिटेशन होना बहुत स्वाभाविक है। और कलकत्ता में और बंगाल में कई जगह उसके खिलाफ चल रहा है, भी प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आखिर भारत को क्या करना चाहिए, एक पड़ोसी देश के साथ कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जो एक उग्र बन गया है, और उसका भारत की राजनीति पर, भारत के सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। उसके लिए हमने कई महत्वपूर्ण लोगों को आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूँ। दाई ओर बैठे हैं श्री राजीव श्रीवास्तव, जो डिफेंस के कमेंटेटर हैं। उसके पास ही बैठे श्री संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और एक दिन के संपादक। उसके बीच में राज्यवर्धन जी हैं, जो प्रगतिशील लेखक संघ के भूतपूर्व सचिव, कवि और लेखक भी हैं। तो इन सब पर बातचीत हम करेंगे श्री राजीव श्रीवास्तव जी से। राजीव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आप डिफेंस कमेंटेटर हैं, तो रक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से आप बांग्लादेश के बारे में जानते हैं कि वो कई मामलों में वहाँ पर निर्भर करता है, और बांग्लादेश का जनजीवन हमको प्रभावित करता है और हमारा जनजीवन उनको प्रभावित करता है। खासकर जब हम बंगाल में बैठे हैं तो बहुत नज़दीकी हमारी बांग्लादेश में रहती है। इन बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर के भारत की चिंता बड़ी स्वाभाविक है। यहाँ पर जिस ढंग से उसका रिएक्शन होगा, जो हिंदुओं पर वहाँ जिस तरह से जुर्म ढाए गए, बदमाशी की गई, मंदिरों को तोड़ा गया, स्वाभाविक है हमारे यहाँ उसको लेकर लोग क्षोभ है। और इस तरह से कोई चीज़ होने से एक भारत में भी एक बुरी स्थिति पैदा हो सकती है कि यहाँ भी बहुत संख्या में मुसलमान भाई रहते हैं हमारे यहाँ। तो आप रक्षा विशेषज्ञ के हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से क्या सुझाएंगे, भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? श्री राजीव श्रीवास्तव। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। बांग्लादेश सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो ही है, बट सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, सदियों से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश और हमारे बीच एक आर्टिफिशियल लाइन है, और उसके दोनों तरफ जो बंगाल के लोग हैं उनके बीच में एक सांस्कृतिक, एक बहुत गहरा रोटी बेटी का संबंध है, जो बाद में भी बताता हूँ मैं। 5 अगस्त के बाद जो घटनाएं हुई वो बेसिकली 3 वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं, 3 खंडों में बांट सकते हैं। पहला 5 अगस्त से लेकर नवंबर तक, उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। नवंबर पहले सप्ताह से लेकर के भी पिछले सप्ताह तक दिसंबर के, इसके बीच में एक बांग्लादेश के जो इंटरिम सरकार है उनकी भावनाओं, उनकी बातचीत में बहुत ज़बरदस्त अंतर आया। और ये अंतर आया है अमेरिका में जब इलेक्शन कंक्लूड हो गया और उसमें जब ट्रंप और जीत के आ रहे हैं, तो उस समय से इनमें बहुत बड़ा अंतर आया है। और उस अंतर में सबसे बड़ा जो चीज़ परिलक्षित हो रहा है वो है
एंटी इंडिया सेंटीमेंट, भारत विरोधी भावनाओं को उभारना और पाकिस्तान के साथ उनके संबंधों को और अच्छा तरह से प्रस्तुत करना, ये आ रहा है, राइट। उसमें कई चीजें उन्होंने की, आप बिंदुवार आप जोड़ सकते हैं। अभी तो फिलहाल उन्होंने जय बांग्ला को भी बैन कर दिया, जो कि हम लोग की देन नहीं थी। जब 1971 की लड़ाई में दो फौजी आपस में मिलते थे, मुक्ति वाहिनी एक तरफ से आती थी, हिंदुस्तानी सेना एक तरफ से आती थी, तो हमारा नेता सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ वो मंत्र जय हिंद हम बोलते थे, और उधर से उनकी जो मुक्ति योद्धा थे, जो उनके स्वदेश प्रेमी लोग थे, वो बोलते थे जय बांग्ला। ये हमारे बीच में फौजी टू फौजी, ये हमारे बाद में ये बीच में हमारा सॉल्यूशन होता था, एक पारस्परिक आदान प्रदान होता था। यही चीज बाद में चल के वहाँ के जो बंग बंधु हैं मुजीबुर रहमान ने एक राष्ट्र चीज में बदला और जय बांग्ला भाषा को अडॉप्ट किया, जो बाद में भी पिछले सप्ताह इसको खत्म किया, राइट। अभी फिलहाल आप जब हमसे आज पूछ रहे हैं तो आज की परिस्थिति, एक सप्ताह पहले की परिस्थिति पे मैं बातचीत करूंगा। आप यदि दोनों फॉरेन सेक्रेटरी के बीच की जो बातचीत है, उन्होंने छिपाया बहुत है, उभारा बहुत कम है, लेकिन जो चीजें उभर के आई हैं वो बांग्लादेश की तरफ से ज्यादा आई हैं और हमारी तरफ से कम आई हैं। हमारी तरफ से सिर्फ बोला गया कि हमारी जो भारत की नीति है, वो जो नीति है वो पीपल सेंट्रिक नीति है, मतलब लोकहित में जो भी होगा, बांग्लादेश के लोकहित में जो भी होगा, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, उनकी विचारधाराएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जो बांग्लादेश के लोकहित है उसमें जो होगा भारत उसके लिए करेगा। बहुत बड़ी बात वहां कह के गए। दूसरी बात, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव थे, वो कह गए कि यहाँ जो माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो हम ध्यान नहीं करेंगे, इसका एक गलत प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है, लोगों पर बहुत सारी जनमानस पर पड़ रहा है। ये दो बातें हम लोग कर रहे। उधर की तरफ से कहा गया, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया एक सप्ताह पहले तक, और उसी के बेसिस पर आज हम कैलकुलस लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी जो मीडिया है वो किसी एक सूचक, आइडेंटिटी सूचक, मतलब पहचान सूचक किसी धर्म के साथ मिला करके हम लोग के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही है, राइट। ये उन्होंने कहा। मैं उनको बताना चाहता हूं आपके टेलीविजन के माध्यम से, हमारे छपते किस एडिटोरियल में पिछले रविवार को हमारे ही एडिटर महादय ने लिखा कि वहां इतने मंदिरें तोड़ी गई लेकिन वहां कोई मस्जिद नहीं बना। वहां के लोग धार्मिक धर्मांधता में नहीं है, एक आवेश में आके भले ही उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा हो या उसको हानि पहुंचाई हो, लेकिन वहां कोई मस्जिद नहीं बना। ये बहुत बड़ी बात हमारे छपते के हमारे संपादक ने बात कही है, और मैं उन्हें इसके लिए बहुत साधुवाद और दिल से प्रणाम करता हूं, राइट। उन्होंने ये बात कही, लेकिन उसके साथ दूसरे दिन जो वहां के इंटरिम सरकार के राष्ट्रपति जो चीफ एडवाइजर हैं, उनके प्रेस सचिव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई 5 अगस्त से लेकर अभी तक 80 केसेस हुए हैं, 88 हिंदू मारे गए हैं, 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह बोला, ये अक्टूबर महीने तक का उनका रिकॉर्ड था, वो झूठ था। वो बाद में कह रहे हैं कि हम और भी आपको डाटा देंगे। उसके साथ ये भूल रहे हैं कि वहां की जो पुलिस थी, बांग्लादेश की पुलिस थी, उनको मारा गया। वो भूल रहे हैं कि अवामी लीग के लोगों को मारा गया। इवन एक रिटायर्ड जज जो थे, वो उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, उनको खींच के लाया गया, उनको मारा गया। बुजुर्ग थे वो, क्योंकि वो अवामी लीग के थे, वो भी बांग्लादेशी थे। ये जो हिंदू वहां मरे, वो भी हिंदू बंगाली जो मरे, वो भी बांग्लादेशी थे। तो एक तरह से उन्होंने झूठ का पूरा प्रचार, ये पूरी की पूरी जो इंटरिम सरकार थी उन्होंने कहा, राइट। तो ये तो दो चीजें हुई, लेकिन उसके आसपास जो वहां के जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उसने कहा कि हम कलकत्ता 4 दिन में दखल कर लेंगे। वो हमारे विदेश सचिव मीटिंग के एक दिन पहले की बात कर रहे हैं, राइट। और एक दिन बाद जब मीटिंग खत्म हो रही है और उसके बाद जब दोनों तरफ से प्रेस ये आ गया, वो अगरतला की तरफ मार्च कर गए। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वहां के जो एक्स सर्विसमैन है, वहां के जो भूतपूर्व सैनिक है बांग्लादेश आर्मी के, उन्होंने बातें कही, और ये बातें कही है। पहली बार कलकत्ता का नाम आया, पहली बार टाइम का प्लान दिया। क्यों किया, इसके पीछे बहुत सोची समझी चीजें हैं। आपको मैं याद दिला दूं, 1 अप्रैल 2004 में वहां के जो होम मिनिस्टर थे बाबर, उनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि चिटागांव हिल से 10 ट्रक पकड़े गए थे, जिसमें कई हजार हथियार पकड़े गए, कई लाख एम्यूनिशन पकड़े गए, राइट। वो अभी पिछले सप्ताह उनको रिलीज किया गया है। वो बाबर जो उनके इंटरिम मिनिस्टर था, उनको रिलीज किया गया। दूसरा, अभी इस दौरान अगस्त के बाद वाले महीने में 1,500 से ज्यादातर वहां पर जो लोग टेररिस्ट थे, उनको हर जेलों से रिहाई किया गया। नंबर 2। नंबर 3, वो जो बोल रहे हैं शायद वो सच्चाई है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनका एक दावा है कि पश्चिम बंगाल सरकार उनको पूरी फेंस को कंप्लीट करने के लिए वो जमीन नहीं दे रही है, और उस जमीन के थ्रू ये जो टेररिस्ट है जो रिलीज हुए हैं बाबर साहब के नेतृत्व में, हो सकता है कि हथियार और बिना हथियार का है, और हमारी बंगाल की भूमि पे
उनके जो स्लीपर सेल है, हमारे होम मिनिस्टर ही बोल चुके हैं और हम लोग ही बोल रहे हैं, जो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के नाम से जानी जाती है, वो शायद उनको रिसीव करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। और 2005 में बांग्लादेश में क्या तो जानते हैं आप? 2005 में 1 घंटे के अंदर 300 बम ब्लास्ट किए गए 26 से ज्यादा जगहों पे, और कलकत्ता को दखल करने के लिए आप मत सोचिए कि 10 लाख आदमी सेना लेके आएंगे। लेकिन ये जो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के लोग हैं, ये लोग जो वहां के जेलों से रिलीज हुए, ये जो बाबर रिलीज हुआ है, ये इन स्लीपर सेल के साथ मिलकर हमारे कलकत्ते में एक दिन में यदि 20 से 30 यदि बम धमाके कर दे, हमारे कई इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, पूरा का पूरा कलकत्ता जो है उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इस तरह से वो हमें धमकी, ये धमकी को बहुत ही सीरियस बात कर लेना है। ये बीएनपी ने किया, उसके बाद बीएनपी बोलती है कि मैं अगरतला मार्च कर रहा हूं। इनके प्रति तो कोई घटनाएं नहीं। उनका कहना था शेख हसीना वाजिद को लेकर कि आपकी जन्मभूमि पर लेकर के वो बात कर रहे हैं। अरे ये सवाल तो आप अपने जनरल साहब से पूछना चाहिए था, जनरल वकुर जमान से। जनरल वकुर जमान ने शेख हसीना वाजिद को जाने के लिए एक सामरिक हवाई जहाज दिया बांग्लादेश एयरफोर्स का। हिंदुस्तान ने उनको नहीं बुलाया। शेख हसीना वाजिद यहां वेलकम नहीं थी। शेख हसीना वाजिद का हवाई जहाज इधर इंग्लैंड या अमेरिका के लिए जाने का था और इसीलिए हिंडन बेस पे 7 दिन तक इंतजार करता रहा। तो आप हिंदुस्तान को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हमारा हमेशा से ये रहा है कि जो उसने शरण में आया उसकी तो हम रक्षा करेंगे। आप हिज होलीनेस दलाई लामा की बात कीजिए, 1959 में उन्होंने सारी चीजों के करके हमारे शरण में आए। हमने चाइना के साथ 1962 में युद्ध लड़ा और अभी भी लड़ रहे हैं और हम छोड़ेंगे नहीं। तो शेख हसीना के ऊपर जो उन्होंने बातचीत कही, उन्होंने कहा आप में यदि हिम्मत है तो आप उनसे बात कीजिए ना। इन सभी चीजों का असर बांग्लादेश को देखने से लगता है कि वहां पर एक मल्टीपोलर पावर सेंटर बन गए हैं। उस मल्टी पावर सेंटर से हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है हु इज इन कंट्रोल। बांग्लादेश के आज की स्थिति पे किसका नियंत्रण है ये समझ में नहीं आता। आपको दिखाई देता है एक तरफ, और ये जितने भी पावर सेंटर बने हैं ये सब विदेशी ताकतों से लड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, और ये बात आपको समझ में आ गया है ना। जहां तक हम बात करते हैं प्रोफेसर यूनुस का, वो अमेरिका के डेमोक्रेटिक के साथ मिले हुए थे। इसीलिए हमने कहा ना कि नवंबर के बाद जब ट्रंप आए तो उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। तो अमेरिका के डेमोक्रेटिक के साथ मिलकर उनकी फंडिंग को लेकर के उन्होंने देश में खेल खेला। वो मुखौटा है, वो दो मुहा साहब है, बोलते कुछ है करते कुछ है। स्टूडेंट्स, जमात इस्लाम, जमात हिफाजत जो है वो टर्की है, हम लोग को मालूम नहीं था। जब पहली बार टर्की का जब ड्रोन उड़ना शुरू हुआ तब हम लोग को पता लग रहा है कि जो शेख हसीना थी उनके लिए हमें बहुत काफी लंबी प्राइस देना पड़ा हिंदुस्तान को। शेख हसीना ने टर्की के साथ समझौते कर वहां से ड्रोन लगाया, वहां से ड्रोन मंगाया, और ये टर्की का पैसा है। आप यदि सीरिया के जो डेवलपमेंट हो रही है उसको जोड़ के देखें तो आपको पता चलेगा टर्की अपनी इस्लामिक कंट्री को पूरा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इनकी फंडिंग की है। वन ऑफ द सोर्स ऑफ द फंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स और जो उनके जो जमात इस्लाम और जमात है पाकिस्तान नहीं, टर्की है, और हमें इससे सावधान रहने की बात है ना। उनका कॉन्स्टिट्यूशन अभी पावर में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यदि पावर में है तो उनके प्रेसिडेंट पावर में है, तो क्या उनका कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे से जनरल वकुर जमान जो है वो पावर में है, वो कंट्रोल करे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके लोग हैं। तो अब सवाल पड़ता है हम बातचीत कैसे करें? तो आर्मी से बात करें। आप बोलेंगे हमारा भविष्य और हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत संक्षेप में हम बोलते हैं हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो अमेरिका करता आया है अपनी हितों को रक्षा करने के लिए, हमें बांग्लादेश पे आर्थिक सैंक्शन इमीडिएट लगा देनी चाहिए। हमारी जो बॉर्डर है उनको और मजबूत करना चाहिए, वहां बीएसएफ हटा के असम राइफल लाना चाहिए ताकि वहां से एक आदमी इधर से उधर न जा सके। एक बार 17 करोड़ बांग्लादेश के हमारे भाई बहन यदि उनको समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान आपसे कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है क्योंकि आपका सबसे बड़ा बिजनेसमैन चाइना है, उनका BRI, उनका सब कुछ, शेख हसीना वाजिद, उनकी पूरी डिफेंस चाइना के साथ मिली हुई है, तो फिर हम क्यों वहां जाएं? दैट इज पॉइंट 1। और पॉइंट 2, जानते किसी भी देश में 4 चीजें होती हैं आपस में रिलेशन बनाने के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल, आर्मी टू आर्मी, बिजनेस टू बिजनेस। तो हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें आर्मी टू आर्मी जो कॉन्टैक्ट है उसको हमको बना के रखना चाहिए। और अभी देखिए कि उन्होंने चेंजेस लिया है, और हमारे जो विजय दिवस है 16 दिसंबर को, वहां पर उनके मुक्ति योद्धा भी आएंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग और क्या कर सकते हैं। राजीव श्रीवास्तव जी ने कई बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी उन्होंने कि जिस प्रकार से वहाँ पर घटनाक्रम हुए, शेख हसीना जब वहाँ से निकली उसके बाद जो टकरा, उसके बाद कई कहा। लेकिन अभी जो हाल में जो चीज़ें हुई उन्होंने कई रास्ते बताए उन्होंने, कि पुरानी जो चीज़ें घटनाएं तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन अभी जो मेन जो उन्होंने बताया, जो सुझाव दिए, एक तो बांग्लादेश पर कोई इकोनॉमिक सैंक्शन की बात कही उन्होंने, जो अमेरिका नॉर्मली करता है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत मामलों में हम पर डिपेंड करता है। ये दूसरी बात है कि जो BSF की जगह उन्होंने सुझाव दिया कि शुड बी हेडेड ओवर टू असम राइफल।
और एक उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए और आर्मी टू आर्मी बातचीत करनी चाहिए। 2-3 सुझाव के साथ उन्होंने अपनी बात को ख़त्म की। आइए हम बात करते हैं श्री राज्यवर्धन जी से, जो प्रगतिशील लेखक संघ के भूतपूर्व सचिव है। आप चूंकि एक राइटर हैं राज्यवर्धन जी, हालांकि आपका डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, फिर भी एक राइटर सोचता है वो और निरंकुश होता है वो। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसके में जो घटनाएं घटती है उसका हमारा सामाजिक जीवन पर भी असर पड़ता है। तो इस मामले में जो बांग्लादेश में घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें भारत जैसे देश को क्या करना चाहिए? हमारे देश में एजिटेशन है उसको लेकर के। हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं को नहीं है, बाकी सबको एजिटेशन है। पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली हम लोग हिंदू मुसलमान, हम लोग सब धर्म में निरपेक्ष है, लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार हो, वो एक प्रकार से भारत पर अत्याचार है। मैं तो उसको एक भारत पर अटैक का एक दूसरा रूप मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं राजवर्धन जी? भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का जो समस्या है वो पुराने समय से चला आ रहा है। माने 1000 साल से के अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जब से इस्लाम के आने के बाद से जो समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका प्रतिफलन है। उसके पहले बंगाल में बौद्ध का, हिंदुओं का प्रभाव था, फिर इस्लाम के आने से मुग़ल काल में और ज़्यादा वहाँ पर ये बना। लेकिन जैसा होना चाहिए शेख मुजीबुर रहमान के शासनकाल में या अवामी लीग के शासनकाल में, वो राजधर्म भले ही वहाँ का इस्लाम रहा हो, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों का आदर किया, सभी लोग का विश्वास हासिल करने में सफलता पाई। तो अब वहाँ पर अगर कुछ समस्या होती है, हिंदुओं पर अत्याचार होता है, उन मंदिरों को नष्ट किया जाता है, इसको उनके जो मुख्य पुजारी है उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में एक तनाव पैदा होता है। और जो बॉर्डर इलाका है जहाँ पर माने ये संबंध है दोनों देशों के लोगों का, वो तनाव में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो रिलेटिव, बहुत से आदमी हैं जिनका रिलेटिव बांग्लादेश में है और भारत के इस तरफ भी हैं, तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं वो प्रभाव में आकर के जो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर कहीं तनाव उत्पन्न ना हो जाए, सांप्रदायिक जो सद्भाव है ख़त्म ना हो जाए, ये इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। तो इसमें काम करने के लिए जैसे कि विदेश मंत्री या विदेश सचिव हमारे गए वहाँ पर बात करने के लिए, और अंतरिम सरकार के जो है मोहम्मद यूनुस, उनसे बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी श्री में पूर्व वक्ता ने कहा कि मल्टी सेंटर्स हैं, वहाँ पर कौन किससे बात किया जाए कहना बहुत मुश्किल है। तो इस स्थिति में बहुत सावधानी से हमें वहाँ पर क्योंकि सीधे कोई बोल सकता है कि हमारे आंतरिक मामला में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक हमें कई एक चैनल से संवाद करना होगा, राजनयिक माध्यम से, लोगों के माध्यम से। और सैंक्शन, जैसे बिजनेस सैंक्शन की बात हो रही है कि नहीं भारत से प्याज, अदरक ये सब हटा दिया जाए, तो उसका विकल्प अभी हाल में ही एक न्यूज़ में आया कि भारतीय प्याज वहाँ महंगा बिक रहा है और जो चीन से वहाँ पर प्याज और अदरक आ रहा है वो सस्ता बिक रहा है। तो या फिर जो लोग भारतीय कपड़ा उद्योग में वहाँ पर लगाए थे, कपड़ा उद्योग के कारण बांग्लादेश की, जैसे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर के कारण से हम लोग की आर्थिक स्थिति सुधार हुआ है, बांग्लादेश के आर्थिक स्थिति में वहाँ के कपड़ा उद्योग का बहुत योगदान है और उसमें भारतीय लोग का भी पूंजी लगा हुआ है। तो सैंक्शन करने से हमारा भी हानि हो जाएगा। तो ये एक समझदारी विकसित करनी पड़ेगी। हमको लगता है राजनीतिक चैनल को बनाए रखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बीएनपी का ये जो मार्च है चटगांव से तक किया है उन्होंने, ये अगरतला तक किया है, तो बीएनपी वहाँ पर पहले भी
कोई भारत विरोधी जो बातें होती है उसमें वो माने बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, चाहे तीस्ता पानी का बंटवारा का हो, चाहे इस तरह का वो जो सांप्रदायिक सौहार्द है वहाँ का, वो हमेशा उसके विरोध में, और वहाँ के जो अन्य कट्टरपंथी हैं वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि माने उसको लगता है कि भारत जो है एक माने बिग बॉस के तरह हम लोग को डिक्टेट कर रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो जो अगर वहाँ पर कट्टरपंथी तत्वों को अगर हम नहीं संभाला गया, अभी एक जो 50 साल तक मैंने कोई दोनों में संबंध नहीं था, 1971 से लेकर के 2024 तक भारत और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, तो एक वहाँ से एक जहाज़ चल करके चटगांव पहुँचा है, और जो खुफिया जानकारी मिली है कि हो सकता है वहाँ से उनमें हथियार हो, और जो लोग इस सत्ता परिवर्तन में जेल तोड़ करके निकल गए हैं, जो आतंकवादी या जो अपराधी है, और कुछ ये भी अनुमान किया जा रहा है कि ये ISI का जो पाकिस्तान का एक साजिश है, जो फिर नए सिरे से भारत के विरोध में, क्योंकि बांग्लादेश के बनने के कारण से हमारा पूर्वी सीमा जो है शांत था, हमें रक्षा पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ता था। हम चाइना के बॉर्डर पर ध्यान दिए हुए थे, पश्चिमी बॉर्डर पर ध्यान दिए हुए थे, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो अगर 4400 किलोमीटर की सीमा हमारा माने बांग्लादेश का भारत से लगा हुआ है, तो इस प्रकार को अगर अशांति हो जाता है पड़ोस में, तब फिर हमको इस रक्षा मामला में ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, हम अपने विकास के कामों में नहीं लग पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से लगता है कि हमें हर एंगल माने हर जो वो दरवाज़ा है, हर वो चैनल है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, राजनीतिक करना चाहिए, कूटनीतिक करना चाहिए, लेखकों को डेलीगेशन भेजना चाहिए। अभी जैसे 16 विजय दिवस मनाया जाएगा 16 दिसंबर को, जब उसी दिन पाकिस्तान में 93,000 सैनिक भारतीय सैनिक के सामने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए हम लोग उस शौर्य दिवस विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और कहा जाता है कि जो ये नाटकीय परिस्थिति एक सप्ताह में हुई है, उसमें बड़ा अजीब से सुनने में लगता है कि जो मुक्ति योद्धा, अभी सारे के सारा जो आंदोलन है मुक्ति योद्धा के विरोध में है, अवामी लीग के विरोध में है। अवामी लीग के लोगों को या जो मुक्ति वाहिनी के लोग जो थे, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था, और छात्र इसीलिए आंदोलन किए थे कि उनको आरक्षण से हटाया जाए, और इस तरह से वो अवामी लीग के समर्थक लोग नौकरियों में भरे जा रहे थे, जिसके कारण से जनता में असंतोष थी, छात्रों में असंतोष थी। तो कई कारणों से यह असंतोष फूटा। ऐसी स्थिति में भारत को बहुत ही सतर्कपूर्ण से वेट एंड वॉच करना चाहिए। श्री राज्यवर्धन जी ने खासकर विदेश सचिव की यात्रा का हवाला देते हुए कई बातें कही उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा सैंक्शन वाली बात उनको बहुत जची नहीं। उनका सैंक्शन से हमारी हानि भी हो सकती है, हमको पॉलिटिकल चैनल से बात करनी चाहिए। और हमारा जो अभी हम लोग निश्चिंत थे, बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमें कोई सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं थी, अब हमको सिक्योरिटी की चिंता है। हमारी आर्मी में जो खर्च बचा हुआ था वो खर्च भी अब करना पड़ेगा। और अभी जैसे विजय दिवस 16 दिसंबर को है, इस प्रकार बांग्लादेश से बहुत ही वॉच एंड वेट की स्थिति बननी चाहिए। कोई हड़बड़ी में कोई ऐसे काम नहीं होना चाहिए जो हमारा सौहार्द खत्म हो जाए, या वो जो चाहते हैं वहाँ का जो मिलिटेंट ग्रुप चाहता है वो चीज़ वहाँ पर हो जाए। ये कहना राज्यवर्धन जी का। जिस प्रकार हमने एक राजीव श्रीवास्तव से बात की, डिफेंस कमेंटेटर से, एक साहित्यकार और जो आज की जो सामाजिक परिस्थिति उसके विशेषज्ञ से बात की। इसके पश्चात हम अन्य एक पत्रकार से बात करेंगे, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश भारत क्या करे। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री राज्यवर्धन जी और उसके पहले राजीव श्रीवास्तव जी जो डिफेंस कमेंटेटर, उन्होंने अपनी बातें कही। इसी बीच में हमारे इस डिस्कशन में सायरा शाह हलीम जी भी आ गई हैं।
सारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारा जी, आप जानते हैं कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके पहले हम चाहते हैं श्री संतोष कुमार सिंह, जो संपादक एक दिन हैं। संतोष कुमार जी, आपका स्वागत है। अभी जो बांग्लादेश को लेकर के हमारी चिंता है वो तो स्वाभाविक है, उसके कहने की बात नहीं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि एक्चुअली हमारे देश के अंदर एक पड़ोसी देश है वो, इसलिए वहाँ जो घटनाक्रम होता है। लेकिन हम लोग मालूम है बांग्लादेश में एक पहले से ही जब बांग्लादेश बना उस वक्त जो हमने लिबरेशन आर्मी को हमने हेल्प की और लिबरेशन आर्मी बनाया, उस वक्त से वहाँ एक ग्रुप था, मिलिटेंट ग्रुप, जो हमेशा हमारे खिलाफ रहा, भारत के खिलाफ रहा। मुजीबुर रहमान को उन्होंने ख़त्म किया, वो तो बच गई थी, शेख हसीना बच गई थी, लंदन में पढ़ रही थी वो, इसलिए बच गई, नहीं तो वो भी मारी जाती। तो एक ऑलरेडी पहले से एक एंटी इंडिया वहाँ पर ग्रुप काम कर रहा था। ऐसा कई लोगों को लगता है कि वो जो ग्रुप है वो वापस पावर में आ गया है या वो पावर में आने की चेष्टा कर रहा है और उनको यूनुस मदद भी कर रहे हैं। आप पत्रकार के रूप में आपकी क्या एनालिसिस है? जी, सबसे बड़ी बात है कि स्थिति तो चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात को लेकर दोनों देशों में जो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से कर रही हैं। यहाँ पर जो कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वहाँ की अपने क्षेत्र की, अपने देश की जनता की भावनाओं को वो सामने रखती है, उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का है। तो दोनों देशों में हो रहा है। शेख हसीना के रहने से भारत को थोड़ा उस सीमा पर जो वहाँ पे देश में कट्टरपंथी थे उन पर थोड़ा नियंत्रण रखती थी। और इस वजह से भारत को सामरिक दृष्टि से एक मैंने जैसे कहे एक एडवांटेज था। और उसके वजह से भारत ने शेख हसीना का एक तरह से हमेशा ही मान कर रखी, अच्छे संबंध थे और संबंध को अच्छे किया और उसका फायदा भारत को हुआ। मगर इसके साथ ही एक इसका नुकसान हुआ कि वहाँ पे जो शेख हसीना के जो विरोधी थे वो भारत के विरोधी के रूप में हुए और वो तब तक दबे रहे जब तक कि शेख हसीना उनको दबा पाई। जब विगत दिनों जब छात्र आंदोलन जो आरक्षण के विरुद्ध जो हुआ, वहाँ पर की जो मुक्ति योद्धा थे या अवामी के जो मुक्ति योद्धा के ही जो आके बाद में अवामी में हुए साबित, तो उनका जो था कि आरक्षण का इस वजह से एक छात्र राजनीति जो उठी कि आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए करके, और उसमें विदेशी ताकतों का भी, हर देश में विदेशी ताकतें जो होती है अपने अपने देश के हिसाब से उनकी एजेंसियां काम करती हैं और सब जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि इस देश में नहीं है और उस देश में है। तो एक तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया गया मूवमेंट को, छात्र राजनीति को उस दिशा में दिया गया जहाँ की एक अफरा तफरी का स्थिति हो। और उस तरह करते करते छात्र राजनीति आज छात्रों को सामने रख के पूरी तरह से वहाँ पे कट्टरपंथी खास करके जमायत वगैरह के हावी हो गए हैं। अवामी के विरोधी में जो बीएनपी है वहाँ पे जो जिया जी खानता जिया की जो पार्टी है वो भी अब धीरे धीरे देख रही है कि राजनीतिक ताकत वही है। जमायत जो है कट्टरपंथी संगठन है, उसकी अपनी एक विधा है, संगठन है, मगर राजनीतिक उस तरह का नहीं है जिस तरह का बीएनपी का। अगर अवामी वहाँ कमजोर पड़ रही तो इसका फायदा होगा उसको, बीएनपी को। सबसे बड़ी बात है भारत के बारे में। भारत को तो इस बारे मैंने हर कदम जो है फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। देखिए, युद्ध जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध नीति से अच्छी होती है कूटनीति। और मेरे हिसाब से जो भारत सरकार कर रही है वो ठीक है। वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है, जो उनकी हत्या हो रही है, उस पर सरकार को जिस स्तर से काम करना चाहिए, विदेश सचिव को भेजकर वहाँ पर जो सरकार से सीधे बात की गई, उनको जो मैसेज दिया गया है, मेरा मानना है कि इस वार्ता के बाद से वहाँ घटनाएं कुछ कम हुई हैं। वहाँ की सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि देखिए भारत एक महाशक्ति बन चुका है और खास करके इस उपमहाद्वीप में उसके बराबरी में चाइना को छोड़ दे तो कुछ उस तरह की कोई शक्ति नहीं है। परमाणु बम पाकिस्तान के पास वो बात दूसरी है, मगर यथार्थ दुनिया को पता है कि भारत कितनी बड़ी शक्ति है और आज के रेट में परमाणु बम रखने से कोई शक्तिवान नहीं हो जाता। उस सबसे बड़ी है कि आर्थिक शक्ति आपकी कैसे है, इकोनॉमी को आपकी इकोनॉमी कैसी है। तो इकोनॉमी के हिसाब से भारत के सामने आसपास सिर्फ चाइना है यहाँ पे और कोई टिकता नहीं है उस तरीके से, ना पाकिस्तान उसके पड़ोस में, ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश। तो भारत को अगर जो हीरोइक टाइप से कह रहे हैं कि युद्ध में जाना चाहिए, युद्ध जाना इतना कोई मैंने आसान चीज नहीं है। वो बांग्लादेश का है, वहाँ का आंतरिक मुद्दा है। वहाँ की सरकार को उस स्थिति से निपटने में, उसको खत्म करने में, अस्थिरता को भारत सरकार को मदद करनी पड़ेगी। इसके कारण मैंने
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी तरह के आप कूटनीति के तरह से और जितने भी स्तर पे बात कर सकते हैं उस तरीके पे जाके उसका समाधान करना पड़ेगा। क्योंकि भारत जो है, भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से है कि देखिए उस तरफ से कौन क्या कर रहा है और इस तरफ से कौन क्या कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों का बयान अपनी तरह से होता है, मगर सरकारें जो काम करती हैं वो बहुत जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर काम करती हैं। एक नेता के कह देने से युद्ध हो जाएगा और एक नेता के कहने से युद्ध रुक जाएगा, ऐसा होता नहीं है। एक दुनिया में एक सिस्टम है कि एक दूसरे के देश में कैसे अपनी बात को कहते हैं। वहाँ पर देखिए आज कश्मीर को भी होता है तो हम हर भारत सरकार कहती है कि भाई ये हमारा मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये हमारे घर का मुद्दा है, आंतरिक मुद्दा है। तो इस तरह से उस वहाँ की यूनिट सरकार भी कहना है, मगर यूनिट सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वहाँ जो माइनॉरिटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो तुरंत से तुरंत बंद हो, अन्यथा भारत को और सैंक्शन वगैरह करना वो तो एक सहज पद्धति है। आपको बहुत चैनल के माध्यम से वहाँ पे कैसे आप माने नियंत्रित कर पाएंगे अपनी सामरिक सुरक्षा को, वो सबसे ज़्यादा जरूरी। संतोष कुमार जी ने एक पत्रकार के रूप में कई महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने बताया कि शेख हसीना जब तक थी तब तक कट्टरपंथियों पर एक अंकुश था उनका, और अब उसके बाद में जो स्टूडेंट्स एजुकेशन हुआ इसको लेकर के मुक्ति वाहिनी परिवारों को जो आरक्षण दिया गया वहाँ पर शिक्षा में, उसको लेकर के वहाँ पर आंदोलन हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर एक हुआ। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे विदेश मंत्री गए वहाँ पर उसके बाद घटनाएं कुछ कम हुई हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि एक सैनिक शक्ति से काम नहीं होता है, एक आर्थिक शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस मामले में भारत एक बहुत महत्व शक्ति है, चीन के बाद बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी है। तो भारत को बहुत ही सावधानी से, जिससे कि हमारा सौहार्द भी बना रहे और वो वहाँ पर एक चीज़ों पर अंकुश लगे, वहाँ पर जो हिंदुओं पर अटैक हो रहा है उनको भी हो, इस तरह एक बहुत केयरफुली हम लोग को बात करना चाहिए, काम करना चाहिए, ये कहना है श्री संतोष कुमार सिंह का। आइए अब हम बात करते हैं शायरा शाह हलीम से। शायरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आप तो जानते हैं कि हमारे देश में जो खासकर बांग्लादेश को कोई मामला आता है तो एक हमारे यहाँ ये धार्मिक जो कट्टरता है ये पहले भी हमारे देश में एक समस्या बनी हुई थी, और बांग्लादेश के कारण से और धार्मिक कट्टरता माने बढ़ेगी। नेचुरली वहाँ जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसका रिएक्शन हमारे देश में स्वाभाविक है, एक नेचुरल से पड़ेगा, और हमारे यहाँ भी जो कट्टरपंथी उसका लाभ उठाएंगे वो। तो आप क्या लगता है आपको, चूँकि आपने हमेशा धार्मिक समन्वय के लिए काम किया है और एक राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया, उस दृष्टि से भारत को क्या करना चाहिए जिससे कि ये समस्या का समाधान हो सके, हम आपसे जानना चाहेंगे शायरा शाह हलीम जी। तो पहले ताज़ा टीवी के सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेवर जी कि आपने इतने अहम मुद्दे पे यहाँ पे मुझे बुलाया। तो अभी जैसे आप हम लोग जो तनाव देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही एक सोच चिंता करने की बात है, क्योंकि कोई भी देश में अगर माइनॉरिटीज़ या ये जो होती हैं, जो अल्पसंख्यकों की जो कम्युनिटी होती है, जो कोई भी माइनॉरिटी उस पर हमला होता है तो ये चिंता की बात ही होती है। अभी आप देख लीजिए भारत में भी आप देख लीजिए संभल का वायलेंस हुआ, अभी कोर्ट जैसे दे रही है ऑर्डर्स के मॉस्क्स के ऊपर सर्वे होना चाहिए, तो वो वर्शिप एक्ट के जो है अगेंस्ट है। लेकिन ये सर्वेज जो हैं इंडिया में जो आप देख रहे हैं, जो मस्जिदों के जो सर्वेज हो रहे हैं वो वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट हैं। और जब ये बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया था, बोला था कि बाबरी मस्जिद जो है सिर्फ एक एक्सेप्शन होगी और कोई सर्वे नहीं होगा, लेकिन उसका उल्लंघन किया गया है। और संभल में आपको पता है कि माइनॉरिटी सेक्शन से जैसे 5 लोगों की मौत हो चुकी है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। तो हर कोई देश में सबसे बड़ी जो उनकी एक जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है कि जो अपनी माइनॉरिटी सेक्शन को प्रोटेक्ट करे, जो कि नहीं हो रहा। वो बांग्लादेश तो एकदम फेल हो चुकी है, लेकिन अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है यूनुस साहब की, उनने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो हमले हो रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत ही चिंता करने की बात है, क्योंकि 88 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और 70 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और भी जैसे घटना बढ़ी है, अरेस्ट होने की यहाँ पे वो है आशंका है, और भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर एक पॉलिटिकल विल हो कोई भी सरकार का, मैं बता रही हूँ
चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या साउथ एशिया में कोई भी कंट्री हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अगर गवर्नमेंट का विल रहा, पॉलिटिकल विल रहा, तो माइनॉरिटीज पे कभी हमला नहीं होगा। क्योंकि एक ये दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी होती है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी की डेमोक्रेसी बने, सरकार बने, या कोई भी सरकार बने, कि अपने माइनॉरिटीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करें। आप देख लीजिए जैसे रोहिंग्या पे अटैक हो रहा है, तो बताइए कि यहाँ पे बर्मा और ये सब जो मुल्क के हम लोग बात करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपके जो एकदम जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। बट हमने देखा है किस तरह से इनको लिटरली हैरेस किया गया, किस तरह के किलिंग्स हो रही हैं, मर्डर्स हो रही हैं। और इंडिया में तो आप देख रहे हैं जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो माइनॉरिटीज़ को हमले हुए चले जा रहे हैं। कभी लिंचिंग, कभी लव जिहाद का बहाना, तो कभी कुछ, तब कभी कुछ, कभी काउ स्मगलिंग का आरोप, कभी कुछ ना कुछ उस पे। खास करके यूपी सरकार आप देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार मजबूत है वहां वो खुले आम यहाँ पे बोल रही है, फायरिंग कर ली। बहुत लोगों की माइनॉरिटीज जो जैसे कोई साइलेंट प्रोटेस्ट पे गए, उनकी हत्या हो गई। एनआरसीसीए के दौरान हमने देखा दिल्ली में कैसे हमले हुए, और जो है जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है उन्हीं को दोषी मनाया गया। तो मैं ये कह रही हूँ सबसे बड़ी बात है, चाहे बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं या हिंदुस्तान में हो रहे हैं या अफगानिस्तान में हो रहे हो अगेंस्ट माइनॉरिटीज, जैसे सिख के ऊपर हमने कुछ साल पहले देखा कि कैसे हमले हुए, तो ये बहुत ही एक रेप्रिहेंसिबल है, बहुत ही चिंता सोच फिक्र करने की बात है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। और अगर सरकार एकदम डट जाए कि हम लोग ये हमला नहीं होने देंगे, अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, तो कोई भी ऐसे ही कोई किसी पे इस तरह का अत्याचार नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं है सरकारों का। हम लोगों का तो हिस्टोरिकल एक रिलेशनशिप रहा है बांग्लादेश का, कल्चरल के साथ। आप देख लीजिए, कल्चर के साथ संस्कृति से जुड़ी हुई है, भाषा से जुड़े हुए हैं, एक इतिहास जुड़ा हुआ है। और बहुत सालों के से बहुत ही युद्ध, भाई इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, मतलब लैंग्वेज के ऊपर। आप देख लीजिए जो उर्दू इम्पोजिशन चल रही थी, उसके ऊपर लैंग्वेज इम्पोजिशन पे युद्ध हुआ है, और हमेशा बांग्लादेश ने भारत का जो है साथ दिया है। तो अभी जैसे जो तनाव चल रहे हैं, तो भारत को भी ये सेंसिबली देखना है कि वो किस तरह से एक इंटरनेशनल प्रेशर डाले और देखे कि इस तरह का तनाव नहीं हो, हमले ना हो माइनॉरिटीज पे। लेकिन खुद भी भारत को ये एक प्रदर्शन करना चाहिए कि देखिए हम अपने माइनॉरिटीज को कितने अच्छी बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप लोग भी जो है प्रोटेक्ट करें, हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। लेकिन ये एक फिक्र करने की बात है कि अनफॉर्चुनेटली भारत ने उस तरह का भी प्रदर्शन नहीं करा है कि हम अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर सक रहे हैं या केपेबल हैं। जो पास की सरकारें हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं, उनमें चलिए टोकन जो भी है, पेपर पे जो भी है, एक सेकुलर छवि रखी है इंडिया की, कि सेकुलर छवि। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो नाम चेंज में तुल रही है, अपना समय जाए वो करिए। भाई आप पॉलिसी मैटर्स देख लीजिए, आप युवा शक्ति को आप कोई जॉब्स नहीं दे रहे, जीडीपी डाउन हुआ है, हेल्थ की कोई बात नहीं कर रहे आप लोग, एजुकेशन की बात नहीं करें, बस पूरे वक्त हिंदू मुस्लिम के चर्चे होंगे। तो भारत का प्रगतिशील की जो एक छवि होती है वो इंटरनेशनल अरीना में नहीं पहुंचेगी। लोग इंटरनेशनल अरीना बोलेंगे कि बहुत ही एक कम्युनल एक विषय को उठाकर बीजेपी उसी को ही प्ले अप करती रहती है। तो भाई सरकारों से ये विनती है, चाहे बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान की सरकार हो, आप ये सब कम्युनल बातें छोड़ें। आप एक भारत को या बांग्लादेश को प्रगति मार्ग दिखाइए, क्योंकि यहाँ के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट आप देख लीजिए हाईएस्ट नंबर पे, उस पर कोई बहस नहीं हो रही, डिबेट नहीं हो रही। टीवी आप ऑन कर लीजिए 9 बजे, पूरे वक्त कम्युनल डिबेट्स होती हैं। तो लोग उब चुके हैं अभी। तो अभी समय आ गया है कि अभी लोगों को एकदम कड़ा हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को बोल। और ये
एक लेना चाहिए स्टेप कि हम अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, और कोई भी कल्प्रिट हो, कोई भी अगर इस तरह का क्रिमिनल बिहेवियर दिखाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा जी ने कहा कि सारी जो चीज़ों की जड़ की बातें उन्होंने की, उनका जो संभल का उदाहरण दिया, और जो अभी जो मस्जिदों को का सर्वे वगैरह की जो बातें चल रही हैं, उन्होंने कहा कि सबसे एक माहौल ख़राब होता है, और वो माइनॉरिटी चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे बर्मा में हो, माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, इसका रिपरकेशन होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ भी 88 केसेस दर्ज हुए, 70 लोग से ज़्यादा अरेस्ट हुए, लेकिन उनका प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी बहुत जरूरी है। अगर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी नहीं होता है तो उसका एक रिपरकेशन पड़ेगा, और हमारी जिस चीज़ पर हमारा बेस है वो, और ये सब चीज़ हो सकता है एक पॉलिटिकल विल से। हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल विल की कमी है, और बांग्लादेश में तो कर है ही। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो परमिशन जो है, कम्युनल डिबेट जो हो रही है हमारे टीवी वगैरह में, इसको बंद करना चाहिए, जिससे एक माहौल बने। और हम बांग्लादेश के माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन करने के बिल्कुल पक्ष में हैं, लेकिन ये एक वातावरण बनाना हमारा भी काम होता है कि हम इसके एक ऐसे वातावरण बनाएं जिससे बांग्लादेश का माइनॉरिटी भी प्रोटेक्ट हो, हमारे देश के माइनॉरिटी प्रोटेक्ट हो। जो चीज़ें घटनाएँ हो रही हैं उनका अच्छा असर नहीं हो रहा है, ये कहना है सारा शाह आलिम जी का। जिस प्रकार हमने अपने चारों प्रतिभागियों से बात की, हम कुछ अन्य और बिंदुओं पर भी बातचीत करेंगे इसी से संबंधित। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश, भारत को क्या करना चाहिए, और अभी हमारे चारों प्रतिभागियों ने अपनी अपनी बातें कही, कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, कैसे समाधान हो सकता है उस पर भी अलग अलग नज़रिया पेश किया गया। आइए हम फिर बात करते हैं राजीव श्रीवास्तव जी से। राजीव श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। हम आपसे एक छोटा सवाल करना चाहते हैं कि एंटी इंडिया, मैं भी एक बार बांग्लादेश गया था, वहाँ पर मैं एक प्रेस काउंसिल की मीटिंग थी, हमने उस वक्त तो शेख हसीना ही प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों में एक आम लोगों से मिले तो एक एंटी इंडिया वहाँ पर फीलिंग है, और उसको हवा दी जा रही है। तो आपको नहीं लगता क्या इससे जो एंटी इंडिया जो लोग हैं वे लोग अब हावी होना चाह रहे हैं और यूनुस उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है? आपको क्या लगता है? वो संक्षेप में, समय नहीं हमारे पास में। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है सर। ये जो माहौल बन रहा है भारतीय विरोध का जो बांग्लादेश में, इसके पीछे एक डीप स्टेट है, और वो डीप स्टेट चार चरणों में काम कर चुका अभी तक। सबसे पहला काम किया उन्होंने कैओस, मतलब वहाँ पर एक चीज़ें ऐसे उथल पुथल मचाना बांग्लादेश की सोसाइटी में। फिर उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, एक तरफ अवामी लीग और एक तरफ बाकी लोगों को दिखाया, और तीसरा उसके बाद उन्होंने क्राइसिस किया, बोला कि भैया तो शेख हसीना भाग गई, और चौथा इम्पास कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। ये चार चीज़ों में चला है, ये डीप स्टेट इनका है। आपको याद है पाकिस्तान ने कहा था, कश्मीर एंड खालिस्तान की बात की थी, डबल के की बात की थी। प्रोफेसर न्यूज और उसके लोग जो हैं हिंदुस्तान के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, यहाँ की माइनॉरिटी और वहाँ की माइनॉरिटी को मिला के एक गजवाए हिंद की बातें कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। न यहाँ के लिए अच्छा है, न वहाँ के लिए अच्छा है। राइट, अब बात तो यही है कि वहां पर जो अंडे का दाम बढ़ रहा है, वहां जो खाद्य है, वहां जो शिक्षा है, वहां जो स्वास्थ्य है, उसकी बात प्रोफेसर यूनुस नहीं कर रहे। उनके लिए सबसे अच्छी बात है हिंदुस्तान की बात करो, विरोधी बात करो, और धर्म की बात करो। ये प्रोफेसर यूनुस आज जिनको नोबेल प्राइज दिया गया उनसे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ और उनके स्टूडेंट के हाथ खून से रंगे हुए हैं। 5 अगस्त के बाद से लेकर अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों का खून हो चुका है। वो उसमें केवल माइनॉरिटी ही संभाल नहीं है, उसमें पुलिस भी है, उसमें वहां के आवामी लीग के लोग भी हैं। इसका जवाब देंगे वो, इनका जवाब मिलना चाहिए उनका। उन्होंने एक सोसाइटी में क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की है, और उसका फायदा ये हुआ है कि वहां की पूरी सोसाइटी वो फलतफल है। और एक बात बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हमने कभी वार की युद्ध की बात नहीं करी। हमने कहा कि वहां के जो बाबर हैं, जो मिनिस्टर हैं, वहां जो दहशतगर्द जो वहां से रिलीज हुए हैं, वो हिंदुस्तान में आके, कलकत्ते में आके बम ब्लास्ट करेंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी बाउंड्री, हम आज प्याज और आलू बेच दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको बेच देने से क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है? तो हम जरूर व्यापार करेंगे। यदि एक भी हिंदुस्तानियों का खून बहता है, यहां पर बांग्लादेशी बहाते हैं, उनको जवाब मिलना चाहिए। नया भारत है, और ये नया भारत घुस के मारता है, ये नया भारत जवाब देता है। ये नया भारत में मैं कहता हूं दहशतगर्द का कोई ये नहीं है। प्रोफेसर बहुत कह चुके, चिकन ने एक 7 स्टेट, हिम्मत है तो आ जाओ। ये बात का मैं चुनौती देता हूं आज एक भारतीय होने के नाते। आइए अब हम इनसे बात करते हैं। राजवर्धन जी, राजवर्धन जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए,
समस्या दोनों तरफ से है। ये 2014 के बाद से CNN का जो प्रॉब्लम हुआ, ये NRCC का, तो अभी जो नई पीढ़ी वहाँ पर है वो 1971 का भूल चुका है कि भारत ने कितना मदद किया और हमारा इसके बारे में वो लगभग भुला दिया गया उसको। हाँ, भुला चुका है। हम लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं, हम लोग ज़्यादा इस बात को मानते हैं। हमारा माने बंगाल में लोग बांग्लादेश के प्रति जितनी सहानुभूति और प्रेम है, बांग्लादेश के लोगों को भारत के प्रति उतनी सहानुभूति और प्रेम नहीं है। वो 71 को एकदम भूल चुके हैं। नई पीढ़ी, ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थियों का मैंने इंटरव्यू सुना था, तो उनका सीधे था कि ज़्यादा लगाव जो है पाकिस्तान के साथ में है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि हम अब 71 के राग को नहीं अपना सकते हैं और एक नई कूटनीति हमको करना होगा। और ये 2014 के बाद से ये ज़्यादा समस्या क्रिटिकल हुई है वहाँ पर भी। चलिए, अभी हमारे अन्य दो प्रतिभागियों से बातचीत करने के पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं बांग्लादेश भारत क्या करे, और अभी श्री राजीव श्रीवास्तव ने और उनके बाद में श्री राज्यवर्धन जी ने कुछ बातें और जोड़ी उसमें। आइए हम बात करते हैं संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी, ये पूरा जो माहौल है, एक कम्युनल माहौल जो बनता जा रहा है भारत में भी और बांग्लादेश में भी, क्या ये कारण है कि बांग्लादेश के अंदर उसका रिएक्शन हो रहा है या इसका और कोई कारण है? बहुत संक्षेप में जानना चाहते हैं संतोष जी। जैसे कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि भारत विरोधी जो वहाँ पे भावनाएं हैं उमड़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राज्यवर्धन जी ने जैसे कहा कि जो नई पीढ़ी है वो मुक्ति योद्धा के संग्राम को और भारत के योगदान को, उस देश के निर्माण में जो अस्तित्व में आया उसका भारत का जो योगदान है उसको अब उससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक उन्माद जब हावी हो जाता है ना, तो उसको अंधा कर देता है, वो किसी भी समाज में हो। तो आज की स्थिति में तो मुझे वही दिख रहा है कि वहाँ पे धार्मिक उन्माद इतना बढ़ गया है कि वो कुछ मानने को तैयार नहीं। और रहा बात कि धर्म के अगर आधार पर देखें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, और इस हिसाब से तो उनको भारत, मगर क्या है कि एक भारत विरोधी भावना भी है और धर्म की बात करते हैं। रही बात जो कि पूर्व सैनिक और जो कि वहाँ के नेता कह रहे हैं कि भारत को युद्ध करेंगे, ये करेंगे, उनमें कोई औकात है नहीं। तो ये बस टाटा फिश की बात है। भारत बहुत आगे है और बहुत बड़ी शक्ति है, उनको भी इस चीज़ का एहसास है। मगर क्या है कि अपनी जनता के सामने हीरो बनना है, हीरो बन रहे हैं, उससे कुछ होने जाना है नहीं। हाँ, भारत को ये सबक सीखना पड़ेगा। सबक इससे सीखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश लगी, उसको फेंसिंग करे, अपना जो सुरक्षा का जो मानक है उस वहाँ पे तारबंदी करे, सुरक्षा की व्यवस्था, ताकि घुसपैठ रुक सके। भारत में बहुत घुसपैठ हो चुकी है, ना हो इस बात का ध्यान रखा जाए। सारा जी, हम चाहते हैं एक तो इस पूरे बातचीत को हम समाप्त करें। दूसरी बात, हम एक थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी माइनॉरिटी से हैं, ये सारे बांग्लादेश के मामले का हमारे देश की माइनॉरिटी, खासकर बंगाल की माइनॉरिटी पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत संक्षेप में जानना चाहिए, और इस पूरी डिबेट को कैसे समाप्त करेंगे आप? देखिए, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है नोटिस किए हैं, स्पेशली सोशल मीडिया में। कुछ डॉक्टर लोग हैं, आप हमें पता है कि यहाँ पे एक मेडिकल टूरिज्म है, बांग्लादेशी लोग काफी तलाश से आते हैं। हाँ, अब देखिए, सरकारों में तनाव हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह का कैंसिल कल्चर स्टार्ट करें और अपनी तरफ से नफरत स्टार्ट करें, कुछ डॉक्टरों ने लिखा हुआ है जाके फेसबुक पे कि हम लोग बांग्लादेशी पेशेंट को नहीं देखेंगे। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो करे हैं जैसे खराब काम, जैसे कुछ ये है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जनता, पूरी आवाम खराब है, कि हम लोगों का जो एक कल्चरल रिश्ता है, एक टाइज है, उसको क्यों हम लोग खराब कर रहे हैं। मतलब अपने जो हम लोग जो पड़ोसी हैं उनके साथ हम लोग रिश्ता क्यों खराब करें। तो इस तरह का जो जहर उगालने की जो बात होती है वो सोशल मीडिया में चल रहा है। तो और ये दोनों तरफ चल रहा है। तो ये है कि ये अब सरकार को एक की बहुत बड़ी चुनौती है, इंडिया की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ भी, कि यहाँ पे जो है सिचुएशन को कंट्रोल करें। कोई भी अटैक हो रहा है माइनॉरिटी पे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है वहाँ बांग्लादेश में, यहाँ पे अगर मुसलमानों पे अटैक हो रहा है या सिख्स पे अटैक हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है, और आप देख लीजिए बाकी रीजन हो, बर्मा हो, रोहिंग्याओं पे अटैक हो रहा है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अपने जो है रीजनल
रिलीजियस कल्चरल माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर आप प्रोटेक्ट करने में फेल हो चुके हैं तो आप एक फेल्ड सरकार हैं, फेल्ड गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोहम्मद यूनुस की सरकार हो या यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। अगर आप अपने माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो आप एक फेल्ड सरकार है। इतना मैं बोलना चाहूँ। बांग्लादेश भारत क्या करे इस विषय पर, हालांकि ये बहुत विशाल विषय है और अभी तो मैंने जैसे बोलते हैं अभी पिक्चर बाकी है, दोस्त वाली मामला है इसमें, अभी ये शुरू हुई है और इसका बड़ा असर पड़ रहा है। हम लोग सब चिंतित हैं, माइनॉरिटीज़ को लेके भी चिंतित हैं, ट्रेड को लेके भी चिंतित है। और आपने अभी जो मेडिकल इसका कहा, मुझे मालूम है न्यू मार्केट के आसपास और या हमारे VIP रोड पर जितने नर्सिंग होम हैं और जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं जो बांग्लादेश के रोगियों पर चलते थे, वो सब के सब व्यापार ठप हो गया है। न्यू मार्केट भी सुनसान हो गया है। इसका बड़ा ट्रेड असर पड़ता है, वरना यहाँ से बांग्लादेश से रोज ट्रेडर आते थे, यहाँ से खरीद कर चले जाते थे। तो भारत के लिए आर्थिक भी चुनौती है और एक कम्युनल जो मामला है ये दूर तक जाता है, सामाजिक हमारे धागा टूटता है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि बहुत सोच समझ करके कम्युनल चीज़ को नए फ्लेयर अप करके करे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक सेकंड, बोलिए। ये दक्षिण एशिया में वर्चस्व की भी एक लड़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं वो चाह रहे हैं कि माने उथल पुथल मचा रहे और जिससे भारत कमज़ोर हो और दूसरे हथियार का होड़ हो, हथियार की बिक्री पड़े, इस एक कारण है। हथियार की होड़ तो हमेशा रही है, आप जानते हैं। और हथियार तो सबसे ज़्यादा बनाता है वर्ल्ड में अमेरिका बनाता है। उस अशांति रहती है तो उसके हथियार बिकते। खैर वो एक अलग समस्या है, वो तो पुरानी समस्या है। एनीवे, जिस प्रकार से ये सारी बातें हमने रखी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं श्री राजीव श्रीवास्तव जी के, श्री राज्यवर्धन जी के, श्री संतोष कुमार सिंह के और शाहराजी शाह आलिम के, जिन्होंने इस बहुत ही संवेदनशील और आज के बहुत ही ज्वलंत सवाल पर अपनी बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा TV 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है response@tazatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।